नमस्कार। आज मैं आपको कल की जो घटना गुजरात के उड़ाव सिटी की थी उसके आगे की बात बताऊंगा। आज इसका सेकेंड पार्ट है, अंतिम पार्ट नहीं है ये, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने पर फिर सब समझने में आपको बहुत दिक्कत होती है। हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति है कि आप 3 पार्ट में नहीं 2 पार्ट में ही सुनाया करें, लेकिन 2 पार्ट में भी ये बहुत लंबी हो जाएगी, सेकेंड पार्ट में भी। आप जब मैं ये कहता हूँ तो आप देख लिया करें कि 2-3 पार्ट का अगर समय आप मिला दें, वो करीब सवा घंटे का हो जाता है। कौन सवा घंटे तक वेट करता है चीज़ों को समझने के लिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि 3 जून 2017 को 3 जून 2017 को अहमदाबाद सिटी के उड़ाव सिटी में, अहमदाबाद शहर के उड़ाव सिटी एक मोहल्ला है, उसमें रात करीब 8 बजे मकान नंबर D 147 के सामने आकर एक दुबला पतला 35 साल का युवक पहले खटखटाता है, फिर घंटी बजाता है। भीतर से कोई रिस्पांस नहीं आता। वो जैसे ही चलने को होता है तो एक बुजुर्ग महिला दरवाज़ा खोल देती है। उसको देखते ही वो सकपका जाती है और ये कहती है कि तुम कैसे आ गए। उसके इतना कहने पे ही वो कोहनी से उसको धक्का देकर भीतर कमरे में गिरा देता है, भीतर घुसकर, और उसकी दरवाजे की सिटकिनी को बंद कर देता है। वो कहता है कि वो आने ही वाला होगा, तुम्हारी खैर नहीं है। इतने में वो जो आदमी घुसता है भीतर, एक कंधे पर झोला लिए रहता है, वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने उस झोले से एक हथौड़ी निकालता है। उस हथौड़ी से उस बुजुर्ग महिला की, जिसकी उम्र 55-60 साल रही होगी, उसके सिर पर वार कर देता है। वो गिर जाती है। गिरने के बाद फिर उसे जो चापड़ होता है, जो चाकू था बड़ा, वो अपने साथ ले आया था झोले में, उससे उसके सिर को अलग करता है, हाथ को 2 टुकड़े करता है, पैरों के 2-2 टुकड़े करता है। उसकी एक साड़ी, उस महिला की एक साड़ी जो बाहर सूखने के लिए टंगी थी, उसको खींच कर ले आता है। पहले पूरे बॉडी को उसमें लपेटने की कोशिश करता है। जब वो नहीं लिपटती तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को उस साड़ी के में बांध लेता है। जब वो बंध जाती है अच्छे से, तो उसको वो किचन के ही नीचे जो वार्डरोब जैसे बने होते हैं उनमें डाल देता है। वो जाने को तैयार ही होता है। 8 बजे वो घुसता था और लगभग 10 बजे घंटी बजती है, और घंटी बजते ही वो शख्स जिसके लिए उसकी माँ कह रही थी कि वो आता ही होगा, वो भीतर आया। उसको देखकर वो भी बड़ी जोर से कहने लगा, तुम कैसे। घर के भीतर अंधेरा कर रखा था पहले घुसे हुए शख्स ने। वो पूछता रहा, बा कहाँ है, बा कहाँ है। इसी बीच में फर्श पर जो खून पड़ा हुआ था उस पर फिसल कर वो गिर जाता है, और उठते ही फिर वो उसी चापड़ से और जो उसके पास औजार थे उससे उसको मारने लगता है। थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके भी गर्दन को अलग कर देता है, हाथ पैर को काट देता है, और उसको एक बोरी में भर लेता है। भर के उसे खिसका कर ले जाने की कोशिश करता है। फिर किचन और वहाँ दोनों से 2 पोटलियों को, एक पोटली उसकी माँ की और दूसरी इसकी, उसको खिसका कर वो बाहर की तरफ, जो जहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, जहाँ पर वो नहाने का और बाकी इंतज़ाम का जो वॉशरूम था, उसी के पास उन दोनों बोरियों को डाल देता है। भीतर से एक चद्दर लाकर दोनों पर उस चद्दर को उड़ा देता है। ये मैंने आपको कल बताया था। आज उसी के आगे ये कि जब डबल मर्डर के 3 दिन हो गए, यानी 3 जून 2017 की घटना थी और 6 जून 2017 हुआ, तो सुबह 8 बजे मकान नंबर D 147 के ठीक सामने रहने वाले अशोक भाई प्रजापति अपने घर से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें सड़ांध या बदबू महसूस हुई। वो D 174 के सामने पहुँचे और उन्होंने देखा कि सड़े हुए मांस की बदबू इस घर से आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़े जब दरवाजे के निकट, तो ये बदबू और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने दरवाजे पर घंटी बजाई, कुंडी खटखटाई, लेकिन भीतर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अशोक भाई प्रजापति को ये लगा कुछ तो गड़बड़ है।
वरना इस घर में 4 लोग रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मेरी आवाज़, घंटी या कुंडी के खटखटाने पर कोई जवाब न दे, कोई जिसको वो कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्स ना आए। उन्होंने आवाज़ देकर चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। आसपास के जो लोग भी उस डी 174 के सामने आए, 147 के सामने आए, उन लोगों ने भी उस गंध को, उस सड़ांध को, मांस से निकलने वाली उस बदबू को महसूस किया। भीड़ में से एक ने कहा कि इस मकान में तो कंचन बेन, उसका बेटा विपुल भाई और बहू सुजाता बेन रहते थे। 3-4 दिनों से किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, न कोई आ जा रहा है। मामला कुछ गड़बड़ लगता है, मकान मालिक को फ़ोन करो। बहरहाल अशोक भाई प्रजापति ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। बोले, दिव्येश भाई, आपके मकान से तेज बदबू आ रही है, भीतर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। दिव्येश अपनी दुकान जाने के लिए तैयार थे। वे अहमदाबाद के पुरुषोत्तम नगर सोसाइटी से भागे भागे सिंगरवा बस्ती पहुँचे। ये उड़ाव सिटी में जो पर्टिकुलर बस्ती थी वो सिंगरवा बस्ती थी। देखा पूरा मोहल्ला उसके मकान के सामने जुटा हुआ था। घबराते हुए अशोक भाई ने घबराते हुए उन्होंने दिव्येश भाई ने अशोक से पूछा, बदबू तो तेज आ रही है, फिर से घंटी बजाओ। कब से तो घंटी बजा रहा हूँ, ऐसा अशोक भाई ने कहा। साथ ये भी कहा कि लगता है कोई अंदर नहीं है। कहते हुए अशोक दरवाजे तक गए और फिर घंटी बजानी शुरू की, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दिव्येश ने भी जोर जोर से आवाज़ लगाई, ओ विपुल भाई, कंचन बेन, सुजाता बेन, कोई है क्या? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। दिव्येश भाई ने थाने को फ़ोन किया। पब्लिक जो सामने मोहल्ले की इकट्ठा थी उनका साहब कुछ गड़बड़ है, थाने से पुलिस को बुलाइए। दिव्येश भाई चूंकि उनका मकान था, वो मकान मालिक थे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और जल्दी ही उड़ाव थाने की पुलिस वहाँ पहुँच गई। इंस्पेक्टर NL देसाई वहाँ आ गए और उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि किसका मकान है। दिव्येश भाई ने कहा कि साहब मेरा मकान है, मैंने रेंट पर दूर के चाचा के बेटे विपुल भाई को दिया था, 2500 रुपये महीने इसका किराया है। ये घबराते हुए दिव्येश ने इंस्पेक्टर NL देसाई को ये बात बताई। इंस्पेक्टर NL देसाई ने कहा कि दरवाजे को तोड़ दो। पुलिस जोर जोर से धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तमाम मशक्क़त के बाद दरवाज़ा टूट गया। इंस्पेक्टर देसाई और बाकी लोग अंदर घुसे। हॉल में हल्का अंधेरा था, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। बेडरूम में भी कोई नहीं था। अब इंस्पेक्टर उस तरफ बढ़े जहाँ से तेज बदबू आ रही थी। बाथरूम तक पहुँचते पहुँचते पुलिस वालों को उल्टियाँ आने लगीं, बदबू इतनी तेज़ थी। पुलिस ने जल्दी जल्दी घर के सारे कमरे की खिड़की, कमरे के दरवाजे सब खोल दिए कि भीतर जो भरी हुई दुर्गंध युक्त हवा है वो बाहर निकल जाए। बाथरूम एरिया में खून से सनी एक गठरी और एक बोरी रखी थी। पुलिस वाले गठरी और बोरी को खींचकर हॉल तक ले आए और NL देसाई ने कहा, खोलो इसे, देखो अंदर क्या है। दो पुलिस वाले गठरी को उन लोगों ने खोलना शुरू किया। एक इंसान की लाश मिली जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, कीड़े बजबजा रहे थे। दूसरे कांस्टेबल ने बोरी फाड़ दी, उसमें भी कटी फटी लाश ही थी। दुर्गंध बहुत ज़्यादा थी, कीड़े पड़ गए थे। इंस्पेक्टर देसाई ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कहीं कोई हथियार या औजार नहीं मिला। उन्होंने दिव्येश से कहा, किसकी लाश है, पहचानते हो? दिव्येश भाई बोले, साहब ये दोनों लोग कौन हैं, मुझे नहीं पता। दरअसल लाशें इतनी सड़ चुकी थीं कि उनको पहचानना बहुत मुश्किल था। इंस्पेक्टर देसाई ने फिर पूछा, कंचन बेन के परिवार में और कोई है क्या? दिव्येश भाई ने कहा, हाँ साहब, सतारा में उसका परिवार रहता है, नयन भाई और उसकी भाभी कृष्णा बेन। ये दिव्येश ने देसाई इंस्पेक्टर को बताया। NL देसाई ने फिर कहा कि उनको खबर करके जल्दी बुलाओ, पता तो लगे ये दोनों लाशें किसकी हैं। दोनों लाशों की तस्वीर ली गई। थोड़ी देर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ गए, थोड़ी देर में क्राइम ब्रांच के लोग आ गए, क्योंकि ये डबल मर्डर का मामला था। कमरे में फर्श पर खून के हल्के हल्के निशान थे, लग रहा था इसे खून को ताज़ा ही धोया गया है।
यानी घटना के तुरंत बाद ही धोया गया है। और फॉरेंसिक टीम उसके सैंपल लेने लगी। उनकी नज़र जब दीवार पर पड़ी तो देखा वहाँ भी खुरचा हुआ था कई जगह। ऐसा लग रहा था कि खून के निशान को मिटाने के लिए किसी तेज या धारदार चीज़ से उसके जो उसका चूना था, जो उसकी पेंटिंग थी, उसको खुरचा गया है या रगड़ा गया है। फॉरेंसिक टीम ने सभी सैंपल लेने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधीनगर भेज दिया। पड़ाव पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 यानी पुरानी आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी साक्ष्य को छिपाना, ये और गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 135(1) इसके तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर देसाई मकान मालिक दिव्येश भाई को भी थाने पर ले गए। इंस्पेक्टर देसाई ने दिव्येश भाई से पूछा, जो लोग इस मकान में रहते हैं उनके बारे में आप जो भी जानते हैं आराम से बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। दिव्येश ने बताना शुरू किया कि 1.5 साल पहले उनके दूर के चाचा सुरेश भाई ने कॉल किया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे विपुल भाई की अहमदाबाद की एक कंपनी में नौकरी लग गई है, उन्हें किराए पर अपना मकान दे दीजिए। मैंने हाँ कह दी। वेरिफिकेशन के लिए जब मैं आया तो विपुल, उसकी माँ कंचनबेन, पत्नी सुजाताबेन और 7 साल की बेटी वैष्णवी उस कमरे में रह रहे थे। मैं इत्मीनान से हो गया कि मेरे चाचा ने जिसके लिए कहा था, यानी अपने बेटे के लिए कहा था, वो सभी परिवार के साथ कमरे में रह रहे हैं, किराए के उस पोर्शन में जो उसने किराए पर दिया था। अब पुलिस के लिए बिल्कुल ये पहेली सी बन गई थी, क्योंकि मकान मालिक किराए पर दिए हुए लोगों की उन लाशों को पहचान नहीं पा रहा था और ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही लोग हैं या फिर कोई दूसरे आदमी हैं जिनको मारकर उनके इस घर में फेंक दिया गया है। किसी आरोपी का नाम भी अब तक सामने नहीं आया था। उधर कंचनबेन के दूसरे बेटे नयन भाई को जैसे ही ये खबर लगी, वो अपनी पत्नी कृष्णाबेन के साथ सतारा से अहमदाबाद के लिए निकल पड़े। रास्ते में नयन भाई की पत्नी ने कहा, पता नहीं ये दोनों लाशें किसकी हैं और मेरे घर में कैसे आईं। दिव्येश भाई भी नहीं पहचान पाए, इसका मतलब कोई गैर आदमी है। दिव्येश भाई सबको अच्छी तरह जानते हैं, कई बार सबसे मिले हैं और वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि माँ और भाई ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो दोनों कहाँ गए और ये दोनों लाशें किसकी हैं। अहमदाबाद पहुँचते ही नयन भाई और उनकी पत्नी ओढ़ाव पुलिस स्टेशन पहुँच गए। इंस्पेक्टर देसाई उनका इंतज़ार कर रहे थे। देसाई ने उन्हें लाश की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखते ही नयन भाई के चेहरे पे पसीना आ गया। फ़ोटो देखते ही वो चीखते हुए बोले कि ये तो कंचनबेन और भाई विपुल है, यानी मेरी माँ कंचनबेन और मेरा भाई विपुल है। किसने मारा इनको? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है कि कोई इनको मारे। इसकी पत्नी सुजाताबेन और बेटी वैष्णवी कहाँ है? शायद वो इसके बारे में कुछ बता सकें। इंस्पेक्टर देसाई ने भी पूछताछ शुरू की कि ये दोनों कहाँ जा सकते हैं और ये क्यों नहीं हैं इस समय। और 4 दिन तक, लगभग 4 दिन के बाद ये लाशें मिली हैं, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, तो 4 दिन तक ये दोनों क्यों नहीं आई? कृष्णा बेन बोली, सुजाता अपनी बेटी के साथ मायके में है। मायके में क्यों गई और कब गई, ऐसा इंस्पेक्टर देसाई ने नयन भाई के पत्नी कृष्णाबेन से पूछा। कृष्णाबेन बोली, साहब माँ से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी। वो बता रही थी कि सुजाता का किसी के साथ चक्कर है। वो आदमी बार बार घर पर आ जाता है। विपुल भाई जब घर पर नहीं होते हैं तो वो सुजाता के साथ गलत काम करता है। माँ ने दोनों को कई बार इसी घर में पकड़ा भी है। ये बात जब विपुल को पता लगी तो उसने सुजाता की बहुत पिटाई की थी। उसे सतारा के शिवनगर में पिता के घर भेज दिया था। ठीक उसी घटना के बाद
जब माँ ने उसको सब बताया कि इस तरह से वो आता है और तुम्हारी गैर हाजिरी में उसके साथ गलत काम करता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, तो फिर उसने जब माँ के कहने पर फिर अपनी पत्नी सुजाता को बहुत मारा और फ़ौरन कहा कि तुम अपने मायके चले जाओ, और वो अपने साथ वैष्णवी को भी ले गई। इंस्पेक्टर देसाई ने पूछा कि चक्कर किसके साथ था, तो उसने कहा, कृष्णाबेन ने, कि किसके साथ चक्कर था ये मुझे नहीं पता, बस माँ इतना कहती थी कि जिस हॉस्पिटल में वो इलाज कराने के लिए जाती है उसी के कंपाउंडर से सुजाता के संबंध हैं। इंस्पेक्टर ने पूछा, माँ इस बात को कैसे जानती हैं? उन्होंने कहा, माँ को हमेशा वो इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाती है और वही कंपाउंडर दवा लिखने का, हालचाल पूछने का काम करता है, इसलिए माँ उसको अच्छी तरह पहचानती थी, लेकिन उन्होंने कभी नाम नहीं बताया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस डॉक्टर के यहाँ जाती थी और उसका कंपाउंडर कौन था। पुलिस ने बड़ी कोशिश की, तमाम बातचीत की, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं लग सका कि उस डॉक्टर का नाम क्या था। इंस्पेक्टर देसाई ने नयन भाई से कहा, सुजाता को बुलवाओ, और वो जल्द से जल्द थाने पर पहुंचे। नयन भाई ने कहा कि साहब, हमारी उससे बातचीत नहीं होती है। जब माँ ने अवैध संबंध के बारे में बताया था तो मैंने भी उसको फ़ोन पर बहुत समझाया था, लेकिन वो मुझसे ही लड़ने लगी। उसके बाद मेरी आज तक कभी बात नहीं हुई। इंस्पेक्टर देसाई ने पूछा कि सुजाता रहती कहाँ है, कुछ पता है? नयन भाई ने इंस्पेक्टर देसाई को पता लिखवा दिया और देसाई ने फ़ौरन एक टीम सतारा के शिवनगर भेज दी। इधर इंस्पेक्टर देसाई फिर से उस मकान में पहुंच गए, D-147 में। पूरे कमरे को छान मारने के बाद उनको डॉक्टर की 2 पर्चियां मिल गईं, जिसमें ये पता लिखा हुआ था, डॉक्टर योगेश, श्री राम हॉस्पिटल, ओढ़व। 7 जून 17 को सुबह सुबह पुलिस श्री राम हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर योगेश अपने केबिन में थे। इंस्पेक्टर देसाई ने कंचनबेन और विपुल भाई की फ़ोटो दिखाते हुए उनसे पूछा, इन्हें पहचानते हो? डॉक्टर योगेश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि सर, ये तो कंचनबेन है, ये मेरी पेशेंट है, मेरे यहाँ इलाज कराने आती है। फिर इंस्पेक्टर देसाई ने कहा कि इसके साथ और कौन आता था? तो डॉक्टर योगेश ने कहा, सर, इसको लेके हमेशा इसकी बहू आती थी, मुझे नाम का पता नहीं है। डॉक्टर के केबिन के बगल में बैठे काउंटर पर 34-35 साल का एक शख्स दवा पैक कर रहा था। पुलिस को देखते ही वो सकपका गया। इंस्पेक्टर देसाई ने कंपाउंडर को कंचनबेन और विपुल भाई की फ़ोटो दिखाते हुए पूछा, इसे पहचानते हो? हाँ साहब, मैं इसको पहचानता हूँ, ये कंचनबेन है, कुछ ही दिन पहले इलाज करवाने आई थी, बाकी का मुझे कुछ पता नहीं है। कंपाउंडर का चेहरा उतरा हुआ था। इसके बाद इंस्पेक्टर देसाई थाने पहुँच गए और तब तक उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें ये लिखा था कि 72 घंटे पहले दोनों की हत्या की गई है, यानी दोनों की जब जान निकली है वो लगभग 72 घंटे का समय था। इंस्पेक्टर देसाई अपनी टीम के साथ एक बार फिर से मकान नंबर D-147 में पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। पूछते पूछते वो पड़ोस के अमित राणा के घर पहुंचे। इंस्पेक्टर देसाई ने अमित से पूछा कि 3-4 दिन पहले तुमने इसके घर में किसी को आते जाते देखा था? अमित राणा कुछ याद करते हुए बताते हैं कि 3 जून की रात करीब 3-4 बजे मैं बाहर निकला था, दूध लेने मुझे जाना था, और जैसे ही घर से बाहर निकला तो एक दुबला पतला आदमी जल्दी जल्दी से इस मकान से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में एक झोला था, अंधेरा था इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत दुबला पतला था और उसके एक हाथ में थैला था। पर सुबह की जो फुटेज थी, सुबह 4 बजे जब वो जाता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें उसकी चाल बहुत तेज़ थी, लेकिन उसमें उसकी शक्ल, उसका चेहरा बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। पुलिस ने जैसे ही देखा, चूँकि देसाई भी बातचीत करने गए थे वहाँ डॉक्टर योगेश से, और उनकी बातचीत उस कंपाउंडर से भी हुई थी जिसको उन्होंने दोनों फोटोग्राफ्स दिखाई थी, उनको वो सीसीटीवी फुटेज देखते ही लगा कि इस हुलिया का तो वही कंपाउंडर लगता है। और दूसरा ये कि जो उसकी भाभी ने
बताया था नयन भाई की पत्नी कृष्णा बेन ने कि माँ ने बताया था कि उसका किसी कंपाउंडर के साथ संबंध है, जिसका नाम वो नहीं बता सकी थी। वो जब भी ये विपुल भाई घर में नहीं होता था, वो आ जाता था और उसकी पत्नी के साथ, विपुल भाई की पत्नी के साथ गलत काम करता था, और इसी बात पर विपुल भाई ने अपनी पत्नी को बहुत मारा था। उन सब चीज़ों को जब कनेक्ट किया तो इंस्पेक्टर देसाई को लगा हो न हो ये वही कंपाउंडर है जिससे 2 दिन पहले मैं बातचीत करके आया हूँ। अगले दिन इंस्पेक्टर देसाई सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुँच गए, लेकिन कंपाउंडर अपने काउंटर पर नहीं था। इंस्पेक्टर देसाई ने डॉक्टर योगेश से पूछा कि वो कंपाउंडर कहाँ है। डॉक्टर योगेश ने बताया कि सर आज वो उसने छुट्टी ले ली है, कह रहा था कि उसे महाराष्ट्र जाना है। तभी इंस्पेक्टर देसाई का फ़ोन बजा। उधर से आवाज़ आई, एक सब इंस्पेक्टर बता रहा था कि इस हुलिया का आदमी कालूपुर रेलवे स्टेशन पर दिखा है। इंस्पेक्टर जीप पर बैठे और कालीपुर स्टेशन के लिए पहुंच गए और वहां उस आदमी की पड़ताल करने लगे कि जो स्टेशन पर चूंकि सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि वो उधर से किधर गया है। कल अब मैं जब इसका अंतिम पार्ट यानी तीसरा पार्ट आपको बताऊंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये श्री राम हॉस्पिटल का कंपाउंडर कौन था, अगले दिन वो क्यों गायब हो गया और पुलिस उस तक कैसे पहुंच पाई। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी मिलने के बाद कि कालीपुर रेलवे स्टेशन पर ये देखा गया है, कैसे पहुंची, ये आपको डबल मर्डर के इस केस के अंतिम पार्ट में मैं बताऊंगा। ट्रायल के बारे में भी मैं बताऊंगा, कल मैंने बताया था, लेकिन फिर ये बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं पूरी इसकी डिटेल कल के अंतिम भाग में आप तक पहुंचाऊंगा। कल तक के लिए आप इंतज़ार करें। अच्छा, दूसरा ये था कि मैं कल यानी 15 जून को कल मैं एक संवाद के लिए प्रेस क्लब गोरखपुर में रहूँगा। जो संवाद है वो पुलिसिंग पर एक संवाद गोरखपुर के प्रेस वालों ने रखा है, प्रेस या उनको जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो उनकी है उन्होंने रखा है, और उसमें मुझे वक्तव्य या जो वो कहते हैं ना, मुझे अपने विचार रखने के लिए बुलाया है। मैं करीब 1:30 बजे गोरखपुर के प्रेस क्लब पहुंच जाऊंगा और शाम तक लौट आऊँगा। आप कल के पार्ट का इंतज़ार करिए ताकि फाइनली हम आपको सब कुछ बता सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।